आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। हेलो, गुड इवनिंग। 21 सितंबर गुरुवार का दिन भर सुनना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं जमशेद कमर सिद्दीकी। लोकसभा में पास होने के बाद राज्यसभा में आया नारी शक्ति वंदन अधिनियम। दिन भर इसको लेकर पक्ष विपक्ष के नेताओं के बीच चर्चा का निचोड़ क्या रहा, बीजेपी कितना फायदा उठा पाएगी, इसका शुरुआत यहीं से करेंगे। भारत ने आज सुबह कनाडा के लोगों के लिए वीजा सेवाओं को निलंबित कर दिया है। दोनों देशों के बीच शुरू हुई ये तकरार कहां तक जाएगी और क्या इसे बातचीत से सुलझाया जा सकता है? यह मामला इस हद को पार कर चुका है, समझेंगे। फिर बात मणिपुर की, जिसका आज ही के दिन भारत में विलय हुआ था, लेकिन आजकल राज्य में हालात सामान्य नहीं है। 5 लोगों की गिरफ्तारी के बाद राज्य में फिर से विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टर से अपडेट लेंगे। उसके बाद मोटो जीपी की खोज खबर लेंगे। भारत में पहली बार होगा ये मशहूर बाइक रेसिंग इवेंट। कैसा होता है इसका फॉर्मेट और दुनिया के कौन कौन से दिग्गज बाइकर्स इसमें शामिल होंगे, पता करेंगे। आखिर में भौचक भी आएगा, लेकिन पहले सुनते हैं 60 सेकंड्स हेडलाइंस सूरज कुमार से। शुक्रिया जमशेद। राज्यसभा में महिला आरक्षण बिल पर हो रही चर्चा। खड़गे बोले, तुरंत लागू करें महिला आरक्षण। भारत ने कनाडाई नागरिकों के लिए बंद किया वीजा। सरकार ने कहा डिप्लोमैट्स को मिल रही धमकी, सुरक्षा कारणों से किया गया फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के विधायकों की अयोग्यता पर जल्द लेने को कहा फैसला। महाराष्ट्र स्पीकर बोले, जल्दबाजी से मिसकैरेज ऑफ जस्टिस का खतरा। जम्मू में पुलिस अफसर शेख आदिल गिरफ्तार, लगे भ्रष्टाचार के आरोप। कनाडा पर भारतीय विदेश मंत्रालय का बयान, कहा आतंकियों का पनाहगाह बना कनाडा, पाकिस्तान कर रहा मदद। एयर इंडिया के फ्लाइट सेफ्टी चीफ सस्पेंड। डीजीसीए को इंटरनल ऑडिट और एक्सीडेंट प्रिवेंशन वर्क में मिली थी कमी। सऊदी क्राउन प्रिंस बोले, इजराइल से रिश्ते सुधारने के करीब, परमाणु हथियार से बराबरी में नहीं हटेंगे पीछे। अजरबैजान ने 24 घंटे में कारबाख पर किया कब्जा। अर्मेनिया के अलगाववादियों का दावा, हमले में 200 की मौत, रूस ने करवाया सीज फायर। यह है दिन भर। मैं हूं जमशेद कमर सिद्दीकी। कल लोकसभा में दिन भर की चर्चा के बाद नारी शक्ति वंदन बिल पुरजोर समर्थन के साथ पास हो गया। इस बिल को आज राज्यसभा में पेश किया गया। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इसे टेबल किया। कांग्रेस की महिला सांसद रंजीत रंजन ने चर्चा की शुरुआत की। उन्होंने बिल के नाम पर आपत्ति जताते हुए कहा कि महिलाओं को वंदन नहीं, समानता चाहिए। इसके बाद बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा आए। इसलिए जब हम नारी शक्ति वंदन विधेयक को लाकर उनको हम सशक्तिकरण कर रहे हैं, तो ये उनके ऊपर हम एहसान नहीं कर रहे, ये उनका सम्मान है, ये उनका सशक्तिकरण है, ये उनकी सहभागिता को बढ़ाने का कार्य है। जेपी नड्डा के बाद कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि बिल को 2029 तक नहीं बल्कि तुरंत लागू किया जाना चाहिए। सर, जब पंचायत में रिजर्वेशन के लिए होता है, जिला पंचायत का होता है, तो ये वुमन रिजर्वेशन का क्यों नहीं होता? आज करो। और मैं एक कबीर का दुआ सुनाता हूँ, कल करने का आज करो, आज करने का अब करो, और फिर तो पल में प्रलय होगा तो फिर करेंगे कब? वहीं कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने भी सरकार की चुटकी ली। Who stopped you, sir? From 2014 to 2023, 9 years. Who stopped you to bringing this bill? I would like to know from the Honorable Prime Minister whether he is waited for this new building to introduce this bill. If there any Vastu issue was there in that building. तो राज्यसभा में इस बिल पर डिबेट चली और इस डिबेट का निचोड़ समझने के लिए हमने बात की इंडिया टुडे मैगजीन के सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हिमांशु शेखर से। हिमांशु, जिस बिल को लेकर परसों चर्चा शुरू हो गई थी, वो अब दोनों ही सदनों में पास हो गया है। सरकार के लिए, बीजेपी के लिए इस बिल का पास होना कितना अहम है और चुनावों में पार्टी इसको कितना भुना पाएगी? देखिए, आज सुबह ही मेरी 2 सांसदों से बात हो रही थी बीजेपी के, तो उनको ये कहा गया है कि महिलाओं के लिए जो भी सरकार ने काम किए हैं, मतलब 9 साल से ज़्यादा का कार्यकाल हो गया है, तो उसको लेकर के एक ग्रास रूट लेवल पे एक मैसिव कैंपेन चलाना है। इसके बारे में डिटेल नोट अभी नहीं मिला है एमपीज को, लेकिन ऐसी उम्मीद है कि शायद कल से परसों तक में पार्टी की तरफ से उनको बता दिया जाए कि ये कैंपेन कैसे चलाना है। कल आप अगर ध्यान से अमित शाह का भाषण सुने जो लोकसभा में उन्होंने दिया, तो एक लाइन से उन्होंने वो सारी चीज़ें गिनाई, चाहे वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ हो, या फिर उज्ज्वला योजना हो,
या फिर मुद्रा योजना की जिक्र किया आज अर्जुन राम मेघवाल ने, जब राज्यसभा में वो इस बिल को रख रहे थे वहाँ पे। तो एक तरीके से सरकार ने टोन सेट कर दिया है कि हमने महिलाओं के लिए जो भी काम किए हैं, ट्रिपल तलाक का जिक्र आया, ये सारे कामों को हाईलाइट करेंगे और इसको लेकर के कैंपेन चलाएंगे। आप ध्यान से देखिए तो बीजेपी ने महिलाओं को एक अलग वोट बैंक के तौर पे डेवलप करने की कोशिश की है। जैसे यूपी में जब चुनाव जीते 2017 में, तो ये कहा गया कि मुस्लिम महिलाओं के एक सेक्शन ने भी बीजेपी के लिए वोट किया है। 22 में भी वो बात दोहराई गई, 2019 में लोकसभा में जीते उसके बाद भी ये बात कही गई और कहा गया कि ट्रिपल तलाक पे जो स्टैंड लिया गवर्नमेंट ने, उसकी वजह से मुस्लिम महिलाओं का एक सेक्शन बीजेपी के लिए वोट कर रहा है। तो यानी कि महिलाओं को एक अलग वोट बैंक के तौर पे देखने का बीजेपी के प्लान में ये रहा है। और अभी जिस तरीके से चुनाव के ठीक पहले और जब 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव हैं उसके पहले स्पेशल सेशन बुला के ये करना, तो एकदम बिल्कुल साफ है कि ये एक अलग वोट बैंक के तौर पे तो देख रहे हैं और उसके लिए एक बड़ा सा आउटरीच कैंपेन इन लोगों ने तैयार किया है, जो अगले 2-3 दिनों में उसके डिटेल्स जो है हम लोगों के सामने आ जाएंगी। अच्छा, विपक्ष की ये मांग है कि कानून को 2029 तक नहीं बल्कि फौरन लागू किया जाए। सरकार के लिए ऐसा करना कितना आसान और कितना मुश्किल रहने वाला है? इसके चैलेंजेस क्या हैं? देखिए, मोदी गवर्नमेंट को जो करना रहता है ये तुरंत कर देते हैं। जैसे डिमोनेटाइजेशन बहुत बड़ा काम था, लेकिन एक रात में इन्होंने अनाउंस किया और लागू कर दिया। जीएसटी को लेकर के भी बहुत सारे प्रॉब्लम थे, लेकिन जब इनका मन हो गया लागू करने का तो कर ही दिया। रोज़ उसमें जो है वो नियम बदलते थे, मतलब डिमोनेटाइजेशन में 100 से ज़्यादा उसमें आए थे, रूलिंग्स आई थी अलग अलग। फिर इसी तरीके से जीएसटी में बहुत सारे चेंजेज आए थे। तो अगर इनको करना होता, अभी से करना होता, तो कोई बहुत ऐसी अड़चन नहीं थी कि ये नहीं कर सकते थे। उसमें यह था कि बैकलेस इनको ज़्यादा झेलना पड़ता, क्योंकि अपने लोगों का भी टिकट काटना पड़ेगा उसी रेशियो में, क्योंकि सीटें उसी अनुपात में खाली करनी होंगी। तो मेरे ख्याल से शायद ये चिंता रही होगी इनकी कि हम टिकट काटें, उसके बजाय जब नए लोकसभा में, मतलब कि 24 के बाद जो परिसीमन की बात चल रही है, उसमें सीट्स बढ़ाने की भी बात चल रही है। नई पार्लियामेंट जो बनी है वो उसमें सीटें ऑलरेडी बढ़ी हुई हैं, मतलब कि 542 की जगह 880 के आसपास सीटें, एग्जैक्ट मेरे ध्यान में अभी नहीं है, तो वो सीटें बढ़ा के नई पार्लियामेंट में लेके आए हैं। तो परिसीमन के बाद जब सीटें बढ़ेंगी तो उसमें रिजर्व जब करेंगे उन सीटों को, जो बढ़ी हुई सीट हो सकता है ज़्यादातर बढ़ी हुई सीटों को रिजर्व करें, तो उससे क्या होगा कि हर पार्टी के अंदर जो एक असंतोष का माहौल बनता मौजूदा सांसदों का टिकट कटने से, वो असंतोष का माहौल कम बनेगा। और इसी से जुड़ा, जैसे आप देखिए कि अपोजिशन के जितने लोगों ने भी बोला, सब ने मेजर क्रिटिसिज्म यही रहा कि आप 2029 से क्यों लागू कर रहे हैं। कोई इसको पोस्ट डेटेड चेक कह रहा है, कोई इसको ये कह रहा है कि ये एक ऐसा चेक है जो लिख दिया गया लेकिन अकाउंट में पैसा ही नहीं है। तो इस तरीके से क्रिटिसिज्म हो रहा है। कोई ये क्रिटिसाइज नहीं कर रहा है कि ये बिल आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था। फिर ये भी बात आ रही है, आप सबको चिंता इस बात की सता रही है कि महिलाओं का जो वोटिंग परसेंटेज है वो चुनाव दर चुनाव लगातार बढ़ रहा है। 2019 के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो टोटल जो वोट्स हैं, पुरुषों का जो वोटिंग परसेंटेज है वो 67% है और महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज जो है वो 67.5% है। और कहाँ अगर आप पीछे चले जाएं, अभी के 40-50 साल पीछे जाते हैं, तो पुरुषों का अगर 60% होता था तो महिलाओं का 40% होता था। तो 2019 के जो आंकड़े कह रहे हैं कि महिलाएं ज़्यादा, उनका टर्नआउट है, वो ज़्यादा आके वोट कर रही हैं, तो सबको ये पता है कि अब एक अलग कॉन्स्टिट्यूंसी के तौर पे, अलग वोट बैंक के तौर पे और इंडिपेंडेंट डिसीजन लेके महिलाएं वोट कर रही हैं। इसलिए सबको, ये बीजेपी को भी लग रहा है कि हम इसका फ़ायदा ले लें, और जो अपोजिशन जो क्रिटिसाइज कर रहा है और अभी मांग कर रहा है, तो यानी कि उसको एक लगता है कि एक वर्ग ऐसा होगा महिलाओं का जिसमें ये असंतोष हम पैदा कर सकते हैं कि ये आपको एक झुंझुना पकड़ा दिया गया है, उस वर्ग का वोट हम 2024 में ले सकें। तो दोनों पक्ष अपने अपने तरीके से राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं इसकी। शुक्रिया हिमांशु। तो 3 दशक से पेंडिंग महिला आरक्षण बिल के पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाएगा। उनकी मंजूरी के बाद यह कानून बन जाएगा और इसके मुताबिक लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% रिजर्वेशन लागू किया जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। खालिस्तान टाइगर फोर्स के चीफ हरदीप सिंह निज्जर की हत्या के बाद भारत और कनाडा के बीच तलखी लगातार बढ़ती जा रही है। इसको देखते हुए पंजाब में रेड अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। भारत सरकार ने सीधा आरोप लगाया है कि कनाडा भारत विरोधी आतंकी गतिविधियों का अड्डा बन चुका है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कनाडा को लेकर कई सवाल उठाए और कुछ जवाब भी दिए। और
there are elements linked to organized crime, linked to terrorists, secessionists, or extremists who are operating freely. They are being politically condoned. They seem to have a free run, and we would expect that the Canadian government take action against that. कनाडा भारत में स्थित अपने दूतावास से कर्मचारियों की संख्या कम कर रहा है। बागची ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जवाब दिया और बताया कि हाँ, ऐसा भारत के कहने पर हो रहा है। कनाडा में मौजूद भारतीय दूतावास में काम करने वालों की संख्या भी कम है, जबकि ये रेशियो दोनों देशों के बीच बराबर होना चाहिए। दूसरी तरफ कैनेडियन नागरिकों के लिए वीजा सेवाओं को भी अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया गया है। BLS इंटरनेशनल, जो कनाडा में वीजा सेंटर्स चलाती है, उसने अपनी वेबसाइट पर यह जानकारी दी है। इसके इम्प्लीकेशंस क्या होंगे, इस पर हमने बात की इंटरनेशनल रिलेशंस के एक्सपर्ट और JNU के प्रोफेसर स्वर्ण सिंह से। पहले से ही हालात काफी तनाव में है भारत और कनाडा के मिस्टर निजर के जून 18 के मर्डर को लेकर। तो ये लगातार एक एहसास शायद भारत में है कि नॉर्थ अमेरिका में और खासकर ये सिख कम्युनिटी में कनाडा में तनाव जो है, हिंसा जो है वो बढ़ रही है। इसलिए यदि वहां तनाव और हिंसा बढ़ रही है तो उसका असर भारत के पंजाब प्रांत में ना पड़े, तो जब तक इसका कुछ तरीका नहीं बनता कि जिससे ये तनाव आपस में भारत और कनाडा का सुलझाया जा सके, तब तक एक टेम्पररी मेजर के नजरिए से मुझे लगता है कि ये वीजा बंद देने की सोच भारत ने सामने पेश की है। उसके पीछे यही मंशा लगती है कि जो हिंसा बढ़ रही है एक खास सिख तबके में कनाडा में, उसका असर भारत के पंजाब में नहीं आना चाहिए। प्रोफेसर साहब, विदेश मंत्रालय की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई आज, जिसमें कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। मसलन ट्रूडो को पूर्वाग्रह से ग्रसित बताया गया। भारत यह आरोप किस बुनियाद पे लगा रहा है? शायद इनको आरोप कहना ठीक नहीं होगा, क्योंकि ये इनको तथ्य समझा जाना चाहिए, और ये तथ्य आज से नहीं, भारत ने लगातार 2017 से 2017 से लगातार ये जताया है ट्रूडो एडमिनिस्ट्रेशन को कि 2017 में ही एक बहुत बड़े जलसे में जो सिख कौम का था, यहाँ इस तरह की एग्जीबिशन और इस तरह के लोग थे जो भारत अपने आप को खतरे के नजरिए से जिनको देखता है, उनमें उनके इस तरह के इवेंट में जस्टिन ट्रूडो का शामिल होना, भारत ने तब से कई बार ये संदेश पहुंचाया है। तो शायद इनको आरोप कहना ठीक नहीं होगा, ये तथ्य हैं, और ये आप अलग अलग टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग्स इसकी सब हैं। और इसके अलावा जिस तरह से आप देखें कि प्रधानमंत्री मोदी के साथ एक व्यक्तिगत आमने सामने बातचीत करने के ठीक बाद आप देखते हैं कि वहां संसद में जाकर जस्टिन ट्रूडो इस तरह की प्रतिक्रिया करते हैं, तो शायद उसका मुझे लगता है कि अंदरूनी उनकी जो राजनीतिक गठबंधन है उसको लेकर उनकी कुछ दबाव हैं, जिनकी वजह से उनको ऐसा कहना पड़ा। क्योंकि आप देखें दूसरे दिन ही उन्होंने एक तरह से सफाई देने की भी कोशिश की कि उन्होंने ये सब जो कहा, जहां उन्होंने कहा कि एक उनके पास क्रेडिबल एलिगेशंस हैं, क्रेडिबल एविडेंस नहीं कहा उन्होंने अपने भाषण में, उन्होंने कहा क्रेडिबल एविडेंस नहीं है, उन्होंने कहा क्रेडिबल एलिगेशंस हैं जिन पे इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, कि उनका शायद पोटेंशियल लिंक हो सकता है भारत के किसी एजेंसी का। तो इस तरह की बात खुलेआम एक तरह से सार्वजनिक तौर पर कह के फिर कहना कि भारत को वो प्रोवोक नहीं करना चाहते थे, तो ये शायद उनकी अपनी एक तरह से क्या कहें कि मजबूरी है, परेशानी है, पर जाहिर है इसका असर भारत और कनाडा के संबंधों पर बहुत जबरदस्त असर है। खासकर इस परिप्रेक्ष्य में आप इसको समझें कि नवंबर में ही पिछले, जब हिंद प्रशांत सागर की एक रणनीति का दस्तावेज कनाडा ने जारी किया था, तो उसमें बहुत डिटेल से, विस्तार से भारत से कैसे रिश्ते बनेंगे इस पर पूरी उन्होंने लिखा था, और भारत को क्रिटिकल पार्टनर कहा था कि वो हिंद प्रशांत की रणनीति में कनाडा का क्रिटिकल पार्टनर भारत होगा। बहुत कम वक्त में बहुत कुछ हो गया दोनों देशों के बीच। क्या आपको लगता है कि अभी भी डिप्लोमेसी के जरिए कुछ चीजें संभाली जा सकती हैं, या बहुत देर हो गई है? ये मुझे नहीं लगता कि इसका असर इतना होगा कि रिश्ते हम सुधार नहीं सकते आपस में। आने वाले सप्ताह में ही देखें कि भारतीय सेना जो है वो
हिंद प्रशांत के सभी क्षेत्र के जितने भी सेनाध्यक्ष हैं उनका एक सम्मेलन बुलाने जा रही है, और उसमें कनाडा के जो डेप्यूटी चीफ ऑफ स्टाफ हैं वो अभी तक तो खबर है कि वो आने वाले हैं। तो ऐसा नहीं कि ताल्लुकात बिल्कुल खत्म हो जाते हैं देशों के आपस में, जो व्यापार है, निवेश है, दूसरा बहुत से बहुराष्ट्रीय संगठनों में जो कनाडा और भारत इकट्ठा बैठते हैं, जिस तरह से अभी अभी G20 के शिखर सम्मेलन में भी इकट्ठा बैठकर उन्होंने कई निर्णय लिए। तो रिश्ते जो हैं उनके कई पहलू हैं जिनमें दोस्ती है, हिस्सेदारी है, साझेदारी है। हाँ, ये एक तनाव का मुद्दा आज नहीं बना है, ये काफी समय से बना हुआ है, और अचानक उसमें इस तरह की एक सार्वजनिक टिप्पणी आना, फिर भारत के एक डिप्लोमेट को डिसमिस करना, तो मुझे लगता है ये एक बहुत देर से बनती हुई परिस्थिति है जो अचानक थोड़ा सा विस्फोटक रूप ले रही है। पर मुझे लगता है कि इस पर काबू पाने की पूरी कोशिश होगी दोनों तरफ से, और दोनों एक तरह से जो उनका पॉलिटिकल सिस्टम है, सोच है, तरीके हैं, जो उनका पूरा लीगल सिस्टम है, वो एक जैसे मिलते जुलते हैं। तो इन्वेस्टिगेशन में जाहिर है कि भारत की यदि सहायता की जरूरत पड़ेगी तो भारत पीछे नहीं हटेगा। पर ये कहना कि क्रिटिकल या क्रेडिबल एलिगेशंस हैं और इस तरह का सार्वजनिक बयान देकर उसको कहना अपने साथी देशों को कि वो भी भारत की एक तरह से निंदा करें, हालांकि किसी भी दूसरे देश ने कंसर्न दिखाने के अलावा कुछ नहीं कहा। उसके अलावा ये जरूर कहा कि कनाडा को इन्वेस्टिगेशन को पूरा करना चाहिए और जो एविडेंस है वो सामने लाना चाहिए, और यही बात भारत ने भी कही है। शुक्रिया प्रोफेसर स्वर्ण सिंह। आज कनाडा में एक और घटना हुई जिसमें गैंगस्टर सुखदूल सिंह सुक्खा दुनेके की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसे खालिस्तानी समर्थक अर्शदीप सिंह का करीबी माना जाता था, हालांकि इसकी हत्या की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने ली है। मणिपुर नॉर्थ ईस्ट का एक खूबसूरत राज्य जो पिछले 4.5 महीनों से हिंसा और अराजकता की आग में झुलस रहा है। आज मणिपुर की बात इसलिए क्योंकि साल 1949 में इसी तारीख को इसका भारत में विलय हुआ था। मणिपुर के राजा बोध चंद्र ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके इसे भारत का हिस्सा बनाया, लेकिन आज मणिपुर में हालात गंभीर हैं। आपको याद होगा 3 मई को मैतई और कुकी समुदायों के बीच हिंसा भड़क गई थी और अब तक चीजें नॉर्मल नहीं हो पाई हैं। 5 दिन पहले इम्फाल के कागबा इलाके से पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोप था कि इन 5 लोगों ने आर्मी से मिलती जुलती यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और इनके पास हथियार भी थे, लेकिन इनकी गिरफ्तारी के खिलाफ मणिपुर की सिविल सोसाइटीज ने प्रदर्शन शुरू कर दिए। मैतई कम्युनिटी की बहुत सारी महिलाएं भी इसमें शामिल हुई। तो राज्य में मौजूदा हालात कैसे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे लोगों की मांग क्या है, जानने के लिए हमने बात की ग्राउंड पर मौजूद हमारी आज तक रेडियो रिपोर्टर सारस्वत कश्यप से। देखिए, आज जो वुमेन फोक है मेरे पाभी जहाँ जो मेटे समुदाय का लोग है, आज ही ऐसा बात निकल कर आया है कि इम्फाल वेस्ट में और बिस्तुपुर एरिया में जो ग्रुप है, वुमेन फोक का ग्रुप है, उन्होंने एक पुलिस स्टेशन में और अंदर घुसने के लिए ट्राई किया है। और जो आरएएफ है, आरएएफ को स्टॉप करने के लिए जब स्टेशन के अंदर उन लोग ने घुसने के लिए ट्राई किया था, तो आरएएफ ने उन लोग को स्टॉप करने के लिए ट्राई किया था। तभी ये लोग उन लोग को आरएएफ को एक बाधा देने के लिए कोशिश करते हुए आज दिखाई जा रही थी। और जो आज एंग्री मॉब निकल के आए थे, वो लोग 2 पुलिस ऑफिसर्स के घर जलाने के बाद भी निकल के आए हैं, जो इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट है और जो घर है इम्फाल वेस्ट डिस्ट्रिक्ट से है। आज ही जो बात निकल कर आए हैं, जो मेरा पे भी जो वहाँ का वुमेन फोक का जो ग्रुप है, वो लोग आर्मेड फोर्सेस के आगे बाधा डालने के लिए काफी उन्होंने कोशिश किया है। उन लोग का क्या इंटेंशन है अभी तक हम लोग नहीं जान सकते हैं, क्योंकि ऐसा भी बात निकल के आया है क्योंकि जो पहले अरेस्ट हुआ था वो एक बैन आउटफिट का आदमी लोग है। क्योंकि एक बैन आउटफिट का आदमी लोग को मीरा पाबिस क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, उन लोग का क्या मांग है, अभी तक मीरा पाबिस ने अभी तक क्लियर स्टेटमेंट नहीं दिया है। सरस्वत, ये जो 5 लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या ये मैती समुदाय के थे और पुलिस का इनको लेकर क्या कहना है? पहले तो हम लोग को जानना होगा, ये अरेस्ट हुआ था सैटरडे को, 5 लोग को एलिज उन लोग को किया गया था वेपन्स लूटने के लिए, आर्मरी से वेपन लूटने के लिए। उन लोग को जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट है उसके अंदर उन लोग को बुक किया गया था
उन लोग के ऊपर एक्यूजेशन है कि उन लोग ने 2 राइफल और अराउंड 128 राउंड ऑफ एम्यूनिशन लूटने का ऐसा बात निकल के आया था। अब पहले ही जो जुलाई मंथ में जो मणिपुर पुलिस है उन्होंने ऑर्डर जारी किया था कि जो प्रोटेस्टर्स है, जो लोग आदमी कॉमन पब्लिक है, वो लोग कमांडर यूनिफॉर्म नहीं तो जो ब्लैक यूनिफॉर्म ऐसा पहन के निकल के आने के लिए बाधा दे के एक ऑर्डर निकला था। फिर भी जैसा बात निकल के आया है, पुलिस बार बार ये बोल रही है कि ये जो पहन के निकल रहे ये क्योंकि पहले भी हम लोग ये देखे थे, काफी वायरल हुआ था हम लोग का न्यूज में कि जो काफी आसाम राइफल्स और पुलिस के बीच में काफी झगड़ा हुआ था, दूसरा जो आर्मेड फोर्सेस है उन लोग का बीच में भी झगड़ा हुआ था। इसलिए पुलिस ने पहले ही जुलाई मंथ में ऐसा ऑर्डर जारी किया था कि ऐसा यूनिफॉर्म पहन के नहीं निकलने के लिए। पर अभी भी ये जो आज का इंसिडेंट और पहले का भी इंसिडेंट में हम लोग देख सकते हैं कि ये लोग ये यूज करके जो आर्मेड फोर्सेस है और जो मणिपुर पुलिस और जो सेंट्रल का आर्मेड फोर्सेस है उन लोग को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, उन लोग को डाइवर्ट करने के लिए ये लोग बार बार ये लोग कोशिश करते रहते हैं। और अभी तक जो अभी बात निकल कर अकॉर्डिंग टू द डाटा बाय द मणिपुर पुलिस जो बात निकल कर आया है कि अभी तक 175 पीपल का मौत हुआ है और 1108 पीपल का इंजरी निकल के आया है और अभी भी 33 पीपल स्टिल मिसिंग है जो रिपोर्ट निकला है मे 3। और एक बात आज निकल के आया है कि जितना भी मेटे समुदाय का एमएलए है उन लोग ने एक चिट्ठी लिखा है प्राइम मिनिस्टर को कि उन लोग अपॉइंटमेंट मांग रहे हैं एक बात बोलने के लिए। तो अभी टाइम में ही देखा जाएगा अगर उन लोग को अपॉइंटमेंट मिलते हैं, क्योंकि पहले भी काफी डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन का मांग निकल के आया है। पर अभी ये बात जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को मिलने के बाद ही ये मालूम चलेगा कि मेटे समुदाय के एमएलए अभी क्या मांग करना चाह रहे हैं। अच्छा, संसद में मॉनसून सेशन में पीएम ने आश्वासन दिया था कि मणिपुर में शांति का सूरज फिर से निकलेगा। उसके बाद अभी तक शासन प्रशासन की तरफ से क्या मजबूत कदम उठाए गए हैं? देखिए, फिलहाल ऐसा मांग था कि जो मेरे समुदाय का लोग से मांग था कि असम राइफल्स को रिप्लेस करके दूसरा जो आर्मेड फोर्सेस उन लोग को लेने के लिए ऐसा मांग हुआ था। पर जब पीएम ने ये बात बोला था, पर लोकली हम लोग को जब देखने को मिल रहा है कि स्टेट गवर्नमेंट इसके ऊपर क्या कर रहे हैं। स्टेट गवर्नमेंट फिलहाल ही ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते कि उन्होंने एक फिक्स स्टेप ऐसा जो बोल्ड स्टेप लिया है ऐसा हम लोग नहीं बोल सकते, क्योंकि ऐसा छोटा मोटा वायलेंस या बड़ा वायलेंस हमेशा एक दिन के बाद ऐसा बात निकल के आ रहा है। और हम लोग अभी नहीं बोल सकते कि स्टेट गवर्नमेंट ने इसके ऊपर स्टेप लिया है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में भी ये बात नहीं है। क्योंकि देखिए, उन लोग के बीच में ऑलरेडी एक बॉर्डर ड्रॉ किया गया है जहाँ पे मेरे समुदाय लोग कुकी समुदाय के लोग के पास नहीं जा सकते और कुकी समुदाय लोग मेरे समुदाय के लोग के बीच एक डिस्कशन के ऊपर उन लोग के एक बॉर्डर क्रिएट किया गया है। इसलिए अभी ये जैसे प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ, क्योंकि कुकी समुदाय के लोग ने पहले ही जाके सेंट्रल गवर्नमेंट से बातचीत किया है, अभी मेटे समुदाय के लोग जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग होगा तभी बोल पाएंगे कि उन लोग का बीच में डिस्कशन लाने के लिए कितना तक कोशिश हो सकता है। शुक्रिया सारस्वत कश्यप। चीन में एक तरफ एशियन गेम्स की शुरुआत हो चुकी है। इंडियन मेंस फुटबॉल टीम ने आज बांग्लादेश को 1-0 से हरा दिया। क्रिकेट में वुमेन्स टीम भी सेमीफाइनल में पहुंच गई। इस पॉडकास्ट में हम अक्सर क्रिकेट और दूसरे खेलों पर बात करते रहते हैं, लेकिन आज बात मशहूर बाइक रेसिंग चैंपियनशिप मोटो जीपी की करेंगे। ये रेसिंग चैंपियनशिप होने वाली है यूपी के ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में। कल से ये मोटो जीपी ग्रैंड प्रिक्स ऑफ इंडिया चैंपियनशिप शुरू होगी और 24 सितंबर तक चलेगी। इस चैंपियनशिप को लेकर इसके फॉर्मेट को समझने के लिए हमने बात की आज तक रेडियो रिपोर्टर अश्विनी कुमार से। मोटो जीपी का ग्लोबल फॉर्मेट जो होता है वो हर जगह के लिए सेम होता है, बस अलग अलग कंट्रीज़ में जब ये आयोजित होते हैं तो उस हिसाब से उनके नाम ग्रैंड प्री के हिसाब से बदल जाते हैं। चूँकि इंडिया में है तो ये इंडियन ग्रैंड प्री होगा, लेकिन इसका फॉर्मेट जो है वो ग्लोबली फिक्स होता है। मोटो जीपी को बेसिकली 4 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करके समझे तो अलग अलग कैटेगरीज में होते हैं। इसमें एक है मोटो जीपी जो फाइनल रेस वाला होता है, फिर मोटो 2, मोटो 3 और मोटो ई। तो मोटो जीपी जो है ये जो चारों कैटेगराइज किया गया है, इनको बाइक्स के इंजन कैपेसिटी के अकॉर्डिंग डिवाइडेशन किए गए हैं।
इसमें जो मोटो जीपी है उसमें 1000 सीसी की बाइक का इस्तेमाल किया जाता है, जिसकी टॉप स्पीड जो होती है वो 360 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। उसके बाद आता है मोटो 2, उसमें 765 सीसी तक की बाइक इस्तेमाल होती है, उसकी टॉप स्पीड है 300 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद मोटो 3 जिसमें 250 सीसी की इंजन क्षमता वाली बाइक इस्तेमाल होती है और इसकी टॉप स्पीड होती है 240 किलोमीटर प्रति घंटा। और मोटो ई जो है ये लेटेस्ट वर्जन है, इसे 2019 में ही अभी शामिल किया गया है। ये बेसिकली इलेक्ट्रिक बाइक्स की चैंपियनशिप होती है। इसकी जो बाइक बैटरी के लिए तो ऐसा कुछ खास नियम नहीं है, लेकिन टॉप स्पीड के लिए है कि इनकी टॉप स्पीड 275 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो मोटो जीपी जो ये बेसिकली ये 4 फॉर्मेट्स में ही होते हैं, और हमारे यहाँ जो हो रहा है ये मोटो जीपी, इसमें मोटो 2, मोटो 3 और मोटो जीपी ये तीनों शामिल होंगे। अश्वनी, इस चैंपियनशिप के बारे में जानकारी दीजिए, इसमें कुल कितने इवेंट्स होने हैं? मोटो जीपी जो है वो इंडिया में पहली बार आयोजित हो रहा है, और मोटर स्पोर्ट्स को लेकर के दुनिया भर में तो बहुत सारा क्रेज़ है लोगों में। हालांकि भारत के लिए बाइक चैंपियनशिप ये पहली बार होगी जो इतना बड़ा है, और स्टार्टिंग इसकी जो है 22 सितंबर से लेकर के 24 सितंबर 3 दिनों तक चलने वाला ये इवेंट है। तो जो शुरुआत के 2 दिन हैं 22 और 23 तारीख, ये बेसिकली प्रैक्टिस सेशन और क्वालिफाइंग रेस होंगे, और फाइनल रेस जो है वो 24 सितंबर को होगी। तो प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत जो होती है वो वीकेंड के पहले शुक्रवार से शुरू होती है। इस दिन 2 प्रैक्टिस सेशन होते हैं, दोनों जो होते हैं वो 45 मिनट के होते हैं। और अगर आप इन्हें टेक्निकल भाषा में समझें तो जैसे बोर्ड्स पे दिखाया जाता है तो FP1 और FP2 करके इसे बताया जाता है। और इसके बाद शनिवार को तीसरे प्रैक्टिस सेशन की शुरुआत होती है जो लगभग 45 मिनट का वो भी होता है, और FP4 सेशन जो है वो आधे घंटे तक चलता है। इसके तुरंत बाद ही क्वालिफाइंग रेस होती है। क्वालिफाइंग रेस में जो रेसर्स टॉप पोजीशंस पे आते हैं फिर वो फाइनल रेस के लिए जाते हैं, जो कि संडे को नेक्स्ट डे यानी 24 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। अश्वनी, जैसे क्रिकेट के स्टार विराट कोहली, रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी हैं, तो उस हिसाब से ये बताइए कि इसमें कौन कौन से नामी बाइकर्स शामिल होते हुए नजर आएंगे, उनकी प्रोफाइल क्या रही है? मोटो जीपी रेसर्स जो चूंकि अभी इंडियन ऑडियंस के लिए बिल्कुल नया, तो जाहिर सी बात है बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल होगा कि कौन से रेसर्स हैं। हालांकि जो फॉलो करते हैं उन्हें पता होगा। कुछ अगर बड़े नामों की बात करें तो मार्क मार्केज हैं, और कुछ और दूसरे नाम है ब्रैड बिंडर हैं, ये साउथ अफ्रीका के रेसर हैं रेड बुल KTM टीम के। इसके अलावा मैंने मार्क मार्केज बताया जो रेसफल होंडा टीम के हैं, और फ्रांसेस्को बेगेनिया हैं, ये इटली के रेसर हैं, ये डुकाटी लेनोवो टीम के हैं। और इसके अलावा प्राइमा प्रैमेक रेसिंग डुकाटी टीम के हैं जॉर्ज मार्टिनी। तो ये कुछ ऐसे रेसर्स हैं, राइडर्स हैं बेसिकली, जिन पे नज़र इस बार के मोटो जीपी इंडियन ग्रैंड प्री में सबकी नज़रें इन रेसर्स पे रहेंगी। शुक्रिया अश्वनी कुमार। आज से 25 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा एक्सपो मार्ट में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो भी शुरू हो गया है। इन दोनों इवेंट्स के चलते नोएडा में अगले 5 दिनों के लिए कमर्शियल माल वाहकों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही बसों के लिए भी कई रूट डाइवर्ट कर दिए गए हैं। नोएडा के कई रूट्स पर अगले 5 दिन तक आपको बस नजर नहीं आएगी। और अब बारी है भौचक खबर की। सुनते हैं गर्वित श्रीवास्तव से। चीन का नाम सुनते ही आपके जहन में क्या आता है? दुनिया की एक महाशक्ति जो पड़ोसी देशों पर अपनी दबंगई के लिए भी जाना जाता है, जिसकी आर्मी दुनिया की चंद ताकतवर फौजों में शुमार की जाती है। लेकिन उसी चीन से एक ऐसी खबर आई है जिस पर यकीन करना आपके लिए शायद मुश्किल होगा। खबर है चीन के एक जू के बारे में। एक मीडिया रिपोर्ट में पता चला है कि चीन के उत्तरी प्रांत लियाओनिंग में एक जू जिसका नाम डोंगशान पार्क है, वहां आर्थिक दिक्कतें इतनी ज्यादा बढ़ गई हैं कि जू के जानवरों को खाना तक नसीब नहीं हो पा रहा है। जानवर भूखा मरने की कगार पर हैं। 3 सिका हिरण, 6 काले भालू, 10 अल्पाका, सैकड़ों बंदर और परिंदों के खाने का इंतजाम बामुश्किल हो पा रहा है। आपको बता दें कि ये चिड़ियाघर सरकारी फंड से चलता है, लेकिन सरकार ने अचानक पैसा देना बंद कर दिया। जू में काम करने वालों को पिछले 6 महीने से सैलरी भी नहीं मिली है। हालत यह है कि एक चीनी वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन ग्रुप ने लोगों से गुजारिश की है कि वो जानवरों को खाना दें। अब आइए इस पर कि ये हाल हुआ क्यों। ये असल में कई चीनी शहरों और राज्य सरकार के सामने इस तरह का आर्थिक संकट आया हुआ है। कोविड-19 महामारी के दौर में जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से चीन की आर्थिक स्थिति चरमरा गई है।
रियल एस्टेट बिजनेस भी बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। लोगों पर भारी भरकम जुर्माना लगाया जा रहा है ताकि कैश फ्लो बेहतर हो सके। आलम यह है कि रेस्टोरेंट पर ऐसी डिशेस परोसने पर जुर्माना लग रहा है जिसका लाइसेंस उनके पास नहीं है। सड़कों पर ओवरलोड ट्रकों से भी जुर्माना लिया जा रहा है। चीन में इस तरह के संकट की दर्जनों तस्वीरों में से ही एक है डोंगशान पार्क, जहां जानवरों को भरपेट खाना नहीं मिल पा रहा है। उम्मीद करते हैं कि इसका कुछ रास्ता निकले और हालात बेहतर हो सकें। गर्वित, आज तक रेडियो। तो दिन भर की गाड़ी को यहीं रोकते हैं, लेकिन आज गुरुवार है तो आ जाएगा हमारा पढ़ाकू नितिन का नया एपिसोड। सूफिज्म और कवाली पर बात हुई है आज इसमें। सुनिएगा ये पॉडकास्ट और बताइएगा कि आपको कैसा लगा। लिखकर या रिकॉर्ड कर हमें भेज दीजिए अपना फीडबैक radio@aajtak.com पर। एपिसोड को प्रोड्यूस किया है चेतना काला ने और साउंड मिक्सिंग है सचिन द्विवेदी की। अब मुझे यानी जमशेद कमर सिद्दीकी को दीजिए इजाजत। सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार।